साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आर ओ ए आर ओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा, जो कि फरवरी 2024 में होनी है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लोग जो है जीएस वर्ड कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज, जो नई टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसमें से एक टेस्ट पेपर को यहाँ पर देखेंगे। और इसके पहले पार्ट में 70 क्वेश्चन को और शेष बचे हुए 70 क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, यदि आपको वीडियो पसंद आता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन के क्रम में दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम जो है पुर्तगालियों से प्रारंभ होता है। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। कब आते हैं? 1498 में आते हैं। 1498 मतलब 3 से मिला दीजिए। इसके बाद डच आते हैं 1605 में। डच जो है वो 1605 में आते हैं, 4 से मिला दीजिए। अंग्रेज जो है, अंग्रेज 1607 में आते हैं, तो 2 से मिला दीजिए। और फ्रेंच जो है, फ्रेंच ये आपके 1668 में आते हैं, तो 1 से मिला दीजिए। तो आपका 3421, 3421 अर्थात सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कुछ बातें और याद रखिएगा कि देखिए, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1503 ईस्वी में कोच्चिन में और दूसरी फैक्ट्री 1505 ईस्वी में कन्नूर में स्थापित की थी। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का प्रश्न है, कथन दिया गया है कि कंपिल, जो कि फरुखाबाद में है, जैन धर्म के प्रवर्तक 13वें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ, महासती द्रौपदी तथा गुरु द्रोणाचार्य की जन्म स्थली है। ठीक है, कितने लोगों की है? तो ये 13वें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ, इसके बाद महासती द्रौपदी की और गुरु द्रोणाचार्य की जन्म स्थली है। ये कथन आपका सही है। कारण इस नगर का विष्णु पुराण, जातक रामायण तथा उत्तराध्ययन सूत्र एवं अनेक ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। तो कथन कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी, व्याख्या भी कर रहा है, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 3 बार चुना गया? तो इन चारों में से जो दादा भाई नौरोजी हैं, दादा भाई नौरोजी जो हैं, ये कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे और ये 3 बार इसकी अध्यक्षता किया इन्होंने। पहली बार 1886 में कलकत्ता सत्र में। ठीक है, इसके बाद 1893 में लाहौर सत्र में और 1906 में कलकत्ता सत्र में अध्यक्षता की। और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक उदारवादी नेता के रूप में नहीं जाना जाता है? ठीक है, तो गरम दल के नेता और नरम दल के नेता, इस प्रकार से भी देखा जाता है। तो देखिए, इन चारों में से विपिन चंद्र पाल जो हैं, ये आपके उग्र या उग्र नेता थे। ठीक है, जबकि अन बदरुद्दीन तैयब जी, एम जी रनाडे, डब्ल्यू सी बनर्जी उदारवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन। बिपिन चंद्रपाल एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी तथा बंगाल में क्रांतिकारी विचारकों के जनक थे। बंगाल विभाजन के विरोध में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलन किया इन्होंने, जिससे बड़े स्तर पर जनता का समर्थन मिला। गर्म विचारों के लिए प्रसिद्ध इस नेता ने अपनी बात तत्कालीन विदेशी शासक तक पहुंचाने के लिए कई ऐसे तरीके अपनाए जो एकदम नए थे। इन तरीकों में ब्रिटेन में तैयार उत्पादों का बहिष्कार, मैनचेस्टर की मीलों में बने कपड़ों से परहेज, औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हड़ताल आदि शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन प्रसिद्ध रहा है? तो देखिए, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। वर्ष 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया था। और ध्यान रखिएगा, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषयों की सूची में रखा गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शैक्षणिक सुधारों के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? तो इसकी नियुक्ति जो है लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। ठीक है, लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल रहता है गवर्नर के रूप में, वो है 1880 से लेकर 1884 तक। तो 1882 में इस आयोग की डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, और इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग की नियुक्ति की थी। ठीक है, जो चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र था, उसके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई थी उसकी समीक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं। यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ 19वीं शताब्दी में किसके द्वारा किया गया? तो इसका
प्रारंभ लुई विवियन डेरोजियो के द्वारा किया गया। देखिए, डेरोजियो 1826 में कलकत्ता आए और अंग्रेजी साहित्य तथा इतिहास के शिक्षक के रूप में हिंदू कॉलेज में इनकी नियुक्ति हुई। इसके अतिरिक्त उन्होंने हेस्पेरस तथा कलकत्ता साहित्यिक गजट का भी संपादन किया और वह इंडिया गजट से भी सम्बद्ध थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसने पारित किया था? तो ये जो प्रेस एक्ट है इसे लॉर्ड लिटन के समय में पारित किया गया था, लॉर्ड लिटन के समय में। ठीक है, देखिए, अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में सन 1878 में देसी प्रेस अधिनियम या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड विलिंगटन द्वारा पारित किया गया था ताकि भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर और कड़ा नियंत्रण रखा जा सके। उस समय लॉर्ड लिटन भारत के वायसराय थे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित होने पर भारत का वायसराय कौन था? तो जब ये अधिनियम पारित हुआ उस समय लॉर्ड कर्जन जो है वो वायसराय था। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक इनका कार्यकाल रहता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो कौन सा था? 1924 में हुआ बेलगाम का अधिवेशन। यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। आगे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? कितने प्रतिनिधियों ने? तो इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने पहले अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, और ये 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में यह सेशन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, वो क्या है? अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया की स्थापना किसने की थी? अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया की स्थापना जो है बिपिन चंद्र पाल ने की थी। किसने की थी? बिपिन चंद्र पाल ने की थी। बिपिन चंद्र पाल ने वर्ष 1907 में आंध्रा में वंदे मातरम आंदोलन का भी प्रचार किया था। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस के प्रसिद्ध त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था। देखिए, इस अधिवेशन में गांधी जी के उम्मीदवार पट्टा भाई सीतारमैया को हरा करके सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। ठीक है, तो इन्होंने अध्यक्षता प्रारंभ की थी, बाद में अध्यक्षता छोड़ दिए थे और गांधी से विवाद की वजह से उनके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए थे। आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता M.A. जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ठीक है, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। वंदे मातरम समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इस समाचार पत्र को जो है अरविंदो घोष ने 1905 में अंग्रेजी भाषा में प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य थे राधाकांत देव, जबकि अन्य मतलब ये अध्यक्ष थे राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजेंद्र लाल मित्रा, हरिश्चंद्र मुखर्जी इत्यादि। वहीं पे बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और 1875 में क्या हुआ था? इंडियन लीग की स्थापना हुई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा, और वहीं पे 1876 में क्या हुआ था? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर उसका उपहास उड़ाया था या उपहास किया था? तो लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, तो देखिए, लॉर्ड डफरिन था जिसने मजाक उड़ाया था, जबकि लॉर्ड कर्जन का क्या कहना था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और वह चाहते हैं कि वह कांग्रेस के शांतिपूर्ण मृत्यु में मदद कर सके। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय पहले अध्यक्ष थे। देखिए, जवाहरलाल नेहरू 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे कांग्रेस के। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की, तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, बस इतना याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सीमांत गादी या खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस आंदोलन में सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 का था। ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो इन्हें मुजफ्फर बम कांड के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को। ठीक है, तो प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी, खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी थे।
अगला है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदार टैक्स का विरोध हुआ था? तो किसके विरोध में हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी टैक्स का विरोध हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता का संस्थापक जो है जॉब चार्नोक को कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, कलकत्ता शहर का निर्माण बंगाल के मुगल गवर्नर से प्राप्त 3 गांव शुतानती, गोविंदपुर और कालीकता से हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से जन्मा सेना नायक कहा गया? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया। और विलियम पिट ने ऐसा कहा था, विलियम पिट ने कहा कि वह स्वर्ग में से पैदा हुआ एक कमांडर था। खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को जो फांसी है वो मुजफ्फरपुर में दी गई थी। मुजफ्फरपुर जो कांड था उसी में दोषी पाए गए थे। देखिए, एच किंग्सफोर्ड जो कि बंगाल के जिला मजिस्ट्रेट थे कि हत्या की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस जो जिनके साथी थे प्रफुल्ल चाकी जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी को 18 साल की उम्र में 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई थी। इस घटना को मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कब हुआ था? केस ये 1908 का है। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, कब किए गए थे? तो इस पर समझौते जो हैं वो 5 मार्च 1931 को किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता में निर्णायक साबित हुई थी? कौन सी लड़ाई भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता में निर्णायक साबित हुई थी? तो जो वाड़ी वाश का युद्ध रहा है, वाड़ी वाश का युद्ध जो कि 22 जनवरी 1760 में लड़ा गया था। 22 जनवरी 1760 में लड़ा गया था। ठीक है, यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ था। यह युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। यह युद्ध आज के वर्तमान समय के तमिलनाडु राज्य के वाड़ीवाशी नामक स्थान पर हुआ था। यह युद्ध एक सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा था। फ्रांसीसियों की इस युद्ध में पराजय होने की वजह से उन्हें पौंडीचेरी ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ी थी। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय की वजह से फ्रांसीसियों की राजनीतिक शक्ति खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति चटगांव शस्त्रागार छापे से जुड़ा रहा है? तो देखिए, इन चारों में से अधेंद्रु तस्तीदार का संबंध जो है चटगांव शस्त्रागार छापे से था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 18 अप्रैल 1930 को भारत के महान क्रांतिकारी शूरसेन के नेतृत्व में सशस्त्र भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने चटगांव जो कि अब बांग्लादेश में है में पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर हमला किया और लूट लिया। इस घटना को चटगांव विद्रोह भी कहा जाता है। इस घटना में मुख्य योजना के 2 मुख्य शस्त्रागारों को लूटना, जो मुख्य योजना थी इसमें 2 मुख्य क्या थे? शस्त्रागारों को लूटना, 2 मुख्य शस्त्रागारों को लूटना, टेलीग्राफ और टेलीफोन कार्यालय को नष्ट करना और यूरोपीय क्लब के सदस्यों को बंधक बनाना था। इस घटना के क्रांतिकारी गणेश घोष, लोकनाथ बल, आनंद गुप्ता और अनंत सिंह को सजा के तौर पर अंडमान भेज दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश के शासन काल में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो पाल वंश के शासनकाल में देखिए, पाल वंश के दौरान नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित एक शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र है। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी और आचार्य दीपांकर श्रीज्ञान विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रमुख थे। वह हीनयान, महायान, वैशेषिक, तर्कशास्त्री और तिब्बती बौद्ध धर्म के महान लेखक थे। कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसका उपयोग महायान बौद्ध धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों और कई देशों के छात्रों का अध्ययन करने के लिए किया जाता था। मतलब छात्रों को अध्ययन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार के गठन की घोषणा निम्नलिखित में से कहां पर की थी? तो सिंगापुर में। कहां पर की गई थी? सिंगापुर में की थी। और इस अस्थायी सरकार को क्या कहा गया? आरजी हुकूमत ए आजाद हिंद। आगे चलते हैं। अगला है, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में गाया गया था? तो ये कलकत्ता का जो अधिवेशन था कब हुआ था? 1911 में। 27 दिसंबर 1911 को जो कलकत्ता का अधिवेशन था, यहाँ पर जनगण मन गाया गया था। जनगण मन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में लिखा था। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया।
वहीं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की। आगे बढ़ते हैं। 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है। इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद उभर कर सामने आता है, जो कि 1907 के सूरत अधिवेशन में पूरी तरह से प्रकट होता है। दोनों अलग हो जाते हैं। असहयोग आंदोलन किस कांग्रेस अधिवेशन में अपनाया गया? असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन जो है नागपुर अधिवेशन जो 1920 का होता है, यहाँ पर इस अधिवेशन के प्रस्ताव को अपनाया गया, इसे मंजूरी दी गई। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ? किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ? तो सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल में। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को अपनाया गया? पूर्ण स्वराज की मांग को जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन में अपनाया गया था। ठीक है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। 1924 में कांग्रेस के बेलगांव शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1924 में बेलगांव की जो शिखर सम्मेलन होता है, इसकी अध्यक्षता पहली बार और आखिरी बार महात्मा गांधी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो राष्ट्र गोफ्तार का अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा यदि हम बात करें आगे कि जो संवाद कौमुदी है, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता से प्रकाशित एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था। जबकि सोम प्रकाश की बात करें तो द्वारकानाथ विद्याभूषण ने 1858 में कोलकाता से सोम प्रकाश समाचार पत्र प्रकाशित किया था। और वहीं कुछ अन्य बातें देखें तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने 2 राष्ट्रवादी समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी भाषा में केसरी शुरू की थी। आगे बढ़ते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की सिफारिश निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके माध्यम से केंद्र में जो है द्वैध शासन लागू किया गया और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इस आंदोलन को जो है भीमराव अंबेडकर ने किसने शुरू किया था? 1927 में भीमराव अंबेडकर ने प्रारंभ किया था। अंबेडकर ने 1927 और 1935 के बीच 3 मंदिर प्रवेश आंदोलनों का नेतृत्व किया था। और इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तालाब के पानी का उपयोग करना, मंदिरों में ब्राह्मण वर्चस्व को नकारना और समाज में जातिगत पूर्वाग्रह की भावना को खत्म करना। क्वेश्चन 39 देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अलीगढ़ आंदोलन जो है ये सर सैयद अहमद खां के द्वारा चालू किया गया था। ठीक है, सर सैयद अहमद खां। देखिए, जो सर सैयद अहमद खां थे, मुसलमानों के लिए पश्चिमी शैली की वैज्ञानिक शिक्षा की आधुनिक प्रणाली स्थापित करने के लिए अलीगढ़ आंदोलन को शुरू किया था। सर सैयद अहमद खां ने पीरी मुरीदी व्यवस्था और गुलामी को समाप्त करके 1875 में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। 1920 में एंग्लो ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में अस्तित्व में आती है। सर सैयद अहमद खान ने 1865 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसके माध्यम से अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद किया गया। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू किया गया था? तो ये जो है बंबई से, भारत छोड़ो आंदोलन बंबई से 8 अगस्त 1942 को बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। और ये 9 अगस्त से प्रारंभ हो जाता है। निम्नलिखित में से किस शासक ने कहा कि हिंदुस्तान को मुस्लिम दरारुल इस्लाम राज्य में परिवर्तन करना असंभव है? तो किसने कहा था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कहा कि हिंदुस्तान को मुस्लिम या दारुल इस्लाम राज्य में परिवर्तित करना असंभव है। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, तो किसने किया था? ये घोषित किया कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने, जिसे मुबारक खान भी कहा जाता है, वह अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा था और उसने खलीफातुल्लाह भगवान का प्रतिनिधि शीर्षक धारण किया, जो उसके सिक्कों पर दिखाई देता है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से चौधरी कौन होता था? चौधरी ये 100 गांवों का प्रमुख अधिकारी होता था। 100 गांवों का प्रमुख अधिकारी चौधरी होता था, जिसे खुद अथवा मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। उसकी सहायता के लिए एक पटवारी होता था। मुगल काल में पटवारी को राजस्व का 1% दस्तूर या कमीशन के रूप में दिया जाता था। कमीशन को दस्तूरी कहा जाता है। भारत में पहली तुर्की मस्जिद निम्नलिखित में से कौन सी रही है? तो यह है कुवत उल इस्लाम मस्जिद। कुवत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है,
कुव्वत उल इस्लाम अपनी विजय स्तंभ के लिए जाना जाता है, जो भारत के मुस्लिम विजय का जश्न मनाता है। यह निर्माण और अलंकरण के सिद्धांतों पर निर्मित एक जटिल रूप से रूपांतरित की गई संरचना है, जो इस्लामी वास्तुकला की एक विशेषता थी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली की सबसे प्राचीन मस्जिद है। यह मस्जिद कुतुब मीनार के पास स्थित है। इतिहास के अनुसार इसका निर्माण 1192 में गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में किसे मध्यकालीन संगीत का संस्थापक माना जाता है? तो देखिए, किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को। पूरा नाम क्या था? अबुल हसन यामीनुद्दीन अमीर खुसरो। आगे बढ़ते हैं, अगला है, बांग्ला साहित्य की रचना, प्रथम रचना निम्नलिखित में से कौन सी रही है? तो कौन सी रही है? चार्यापद। चार्यापद बंगाली साहित्य, बंगाली भाषा में लेखन के समूह को दर्शाता है और जो समय के साथ परिवर्तनों और वंशवादी संरक्षण या गैर संरक्षण के साथ पुराने बंगाली, मध्य बंगाली और आधुनिक बंगाली को कवर करता है। बंगाली का विकास लगभग 1300 वर्ष सो के दौरान हुआ। आगे बढ़ते हैं, और यह ध्यान रखें, बंगाली साहित्य में सबसे प्राचीन कृति बौद्ध साहित्य का संग्रह चर्यापद है। गुलरुखी उपनाम से कौन सा शासक फारसी में कविताएं लिखा करता था? गुलरुखी उपनाम से सिकंदर लोदी, लोदी वंश का सिकंदर लोदी। आगे बढ़ते हैं, अटाला मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अटाला मस्जिद का निर्माण जो है वो इब्राहिम सरकी ने, किसने कराया था? इब्राहिम सरकी ने 1408 ईस्वी में, 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी ने अटाला मस्जिद का निर्माण कराया, जो जौनपुर में अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए आदर्श मानी जाती है। आगे चलते हैं, अगला है, गुजरात के किस शासक को जरबख्श की उपाधि दी गई थी? किस शासक को दी गई थी? तो महमूद बेगड़ा को, गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा को जरबख्श की उपाधि दी गई थी। महमूद बेगड़ा गुजरात का छठा सुल्तान था। वह 13 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा और 52 वर्ष 52 ईयर तक सफलतापूर्वक राज्य करता रहा। महमूद को बेगड़ा की उपाधि गिरनार, जूनागढ़ तथा चंपानेर के किलों को जीतने के बाद मिली थी। निम्नलिखित में से साहित्यकारों ने किसे 3 समुद्रों का स्वामी कहा है? तो किसे कहा है? बुक्का प्रथम को। बुक्का प्रथम को कहा है। बुक्का प्रथम अपने भाई की मृत्यु के बाद 1336 में तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है संगम वंश के द्वारा। तो देखिए, 1356 में विजयनगर साम्राज्य का शासक बनता है और बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की, परंतु महाराज की पदवी इसने धारण नहीं की। इसकी पुत्रवधु गंगा देवी ने मधुरै विजयम नामक पुस्तक लिखी। साहित्यकारों ने इसे 3 समुद्रों का स्वामी कहा। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली नामक सिक्का किस शासक ने चलवाया था? दिल्ली नामक सिक्का जो है वो मोहम्मद गोरी ने, किसने चलाया था? मोहम्मद गोरी ने चलवाया था, जिसके तहत मोहम्मद गोरी द्वारा चलाए गए माँ लक्ष्मी की तस्वीर वाले सिक्के भी बहुतायत में पाए जाते हैं। फिरोज तुगलक जो रहा है उसने शशगनी नामक सिक्का चलाया, जो कि 6 जीतल का एक सिक्का था। शेर शाह सूरी ने दाम नामक तांबे के सिक्के जारी किए। निम्नलिखित में से किस संगम वंशी राजा ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था? तो किसने भेजा था इन चारों में? बुक्का प्रथम ने। किसने? बुक्का प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो इनका मूल नाम दयाशंकर था। क्या था? दयाशंकर था। नहीं, एक सेकंड इनका मूल नाम दयाशंकर नहीं, मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी और इन्हीं का ही नारा था, वेदों की ओर लौटो। निम्नलिखित दार्शनिक और उनके दर्शन समूहों में से कौन सा या से सही सुमेलित नहीं है? तो आप देखें, शंकराचार्य का अद्वैत है दर्शन, वल्लभाचार्य का शुद्ध अद्वैत है, चैतन्य का जो है विशिष्टाद्वैत नहीं है। देखिए, विशिष्टाद्वैत किसका है? रामानुजाचार्य का है। ठीक है, रामानुजाचार्य का आपका विशिष्टाद्वैत है, ना कि चैतन्य का। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के भक्ति योग के प्रमुख या परम प्रचारक एवं भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक रहे हैं और चारवाक का लोकायत रहा है। यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण जो है आगरा के लाल किले में कराई थी। आगरा के लाल किले में। अगला है, मुगल जागीर निम्नलिखित में से क्या थी? मुगल जागीर निम्नलिखित में से क्या थी? तो देखिए,
यह जमींदारी संपत्ति थी। एक जागीर भारतीय उपमहाद्वीप में जागीरदार प्रणाली की नींव पर एक प्रकार का सामंती भूमि अनुदान था। जागीरदारी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जो जागीरदारों या जमींदारों को मुगल साम्राज्य को उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में जागीर आवंटित करती थी। लाल बख्श की उपाधि निम्नलिखित में से किस शासक को दी गई थी? तो लाल बख्श की जो उपाधि है, लाल बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों? क्योंकि वह बड़े पैमाने पर क्या करता था? दान किया करता था और यह गुलाम वंश का संस्थापक था। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका निर्माण जो है महाबलीपुरम का पल्लव शासकों के शासनकाल में हुआ था। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में एकाश्मक मंदिर, जिन्हें रथ कहा जाता है, का निर्माण हुआ। ये सभी महाबलीपुरम में विद्यमान है। इनमें धर्मराज रथ, युधिष्ठिर का रथ जो है सबसे प्रसिद्ध है। इन रथ मंदिरों को सप्त पगौड़ा कहा जाता है। मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया। मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री जो है वो भारत आया था और उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन का वर्णन किया। उसका नाम क्या था? उसका नाम था ट्रेवेनियर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रेवेनियर क्या था? फ्रांसीसी था। रुपया नामक सिक्का पहली बार किसने जारी किया था? तो रुपया नामक जो सिक्का है पहली बार शेर शाह सूरी ने, ये चांदी का सिक्का था, रुपया चांदी का सिक्का था, शेर शाह सूरी ने जारी किया था। बैहंत बैहंत का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो बैहंत का युद्ध जो है आनंदपाल और महमूद गजनवी के मध्य 1008 में लड़ा गया था। आनंदपाल और महमूद गजनवी के मध्य में। ठीक है, यह युद्ध पंजाब के शाही वंश के राजा आनंदपाल एवं महमूद गजनवी के मध्य हुआ था। युद्ध में सांभर के चौहानों ने आनंदपाल का साथ दिया था। इस युद्ध में दुर्भाग्यवश राजा आनंदपाल की पराजय हुई। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से वह कौन था जिसने सबसे पहले अपने सैनिकों को वेतन की नगद अदायगी की थी? किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, जो बाजार व्यवस्था इसी के समय की रही है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आमिल कौन होते थे? आमिल भू राजस्व की वसूली करने वाले सरकारी प्रतिनिधि, भू राजस्व की वसूली करने वाले सरकारी प्रतिनिधि थे। देखिए, थोड़ा सा राजस्व वसूली के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवाने मुस्तखराज भी ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा, की स्थापना की थी। इसमें अधिक संख्या में आमिल, मुंशरीफ, मुहसिल, गुमास्ता, नौशिंदा और सरहंग नामक अधिकारी नियुक्त किए गए थे। अगला है औरंगजेब के शासनकाल में किसका यह देखने का कार्य था कि लोग अपना जीवन शरीयत के अनुसार जीते हैं? तो किसका कार्य था? मुहतसिब का कार्य था। मुगल कालीन मुहतसिब का प्रमुख कार्य लोगों के आचरण पर नजर रखना था, जिससे वो ये देखने का कार्य करता था, जिसके तहत वो देखने का कार्य करता था कि लोग अपना जीवन शरीयत के अनुसार जीते हैं या नहीं। इसके साथ ही दरबारी शिष्टाचार को बनाए रखना उसकी अन्य जिम्मेदारी थी। द सिटी ऑफ सीरी का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य के शासक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। ठीक है, और इस किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था और मंगोल आक्रमण से दिल्ली और सीरी को बचाए रखने में किले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पश्चिमी भारत के शकों को पराजित करने के बाद किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। ठीक है, और इसने जो है चांदी के सिक्के भी चलाए थे इस उपलक्ष्य में। चौथ कर किसके प्रशासन में वसूला जाता था? चौथ कर जो है मराठा प्रशासन में वसूला जाता था। चौथ मराठा प्रशासन में। शिवाजी के प्रशासन में चौथ तथा सरदेशमुखी नामक कर वसूल किए जाते थे। चौथ विजित राज्यों के क्षेत्रों से उपज का 1/4 हिस्सा लिया जाता था। सरदेशमुखी आय का 10% लिया जाता था। निम्नलिखित में से गायत्री मंत्र किस वेद में दिया गया है? तो देखिए, किसमें है? ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में। आगे बढ़ते हैं और ध्यान रखिए, इस मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी रही है? तो विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी कर्नाटक की हम्पी रही है। क्या रही है? कर्नाटक की हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? किसको हराया था? सिकंदर के बाद जो शासक बनता है शेलुकस को हराया था। ठीक है, शेलुकस को हराया था।
बाद में संधि होती है और यह अपनी पत्नी हेरात का विवाह जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 70 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।